Namaha. So today's topic yoga and respiratory system. श्वसन संस्था. हम लोग जो जन्म से लेके अंत तक सांस लेते रहते हैं वो संस्था कैसा काम करती है, we'll try to understand in a few minutes from now. Comparatively ये संस्था छोटी है, छोटी in the sense इसका कार्य क्षेत्र लिमिटेड टू चेस्ट है. भले उसका मतलब परिणाम पूरे शरीर में होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर कुछ बीमारी है तो इट विल बी लिमिटेड टू फ्रॉम आवर नोज टू आवर चेस्ट, दैट इज डायफ्राम. उसके पीछे उसके बियॉन्ड उसका ये नहीं है कार्य क्षेत्र. वो हिसाब से जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज मतलब पूरे शरीर में फैली है, पूरे शरीर में रक्ताभिसरण होते रहता है. लिम्फेटिक सिस्टम इज वर्किंग इंटायरली इन द एंटायर बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे माउथ से लेके टिल द लास्ट पार्ट ऑफ द लोअर एब्डोमेन, दैट इज एनस, वहां तक है. वो हिसाब से योग रेस्पिरेटरी सिस्टम का परिणाम या फिर उनका जो कुछ प्रभाव है, दैट इज लिमिटेड ओनली टू द चेस्ट रीजन एंड फ्रॉम आवर नोज टू द चेस्ट. सो we'll see the next slide. Your respiratory system, of course it is a biological system और उसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं. मतलब उसके अपने कुछ अवयव है जिसकी वजह से ये संस्था काम करती है. और ये नॉट ओनली रेस्पिरेटरी रोल है इसका. हम लोग ने देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज लंग्स, नॉट रेस्पिरेटरी इन होल एज अ होल, लेकिन लंग्स आर अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो. वो हम लोग ने देखा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है. तो स्किन है, देन लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनीज, ये मेजर ऑर्गन्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम के. सो लंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू is a part of excretory system also. So it is used for gas exchange in animals and plants. We know this respiratory system का role is used for gas exchange. अभी इसमें एनाटॉमी कैसे रहेगी, ये एनाटॉमी जान लेना बहुत जरूरी है, because you should be knowing which organ we are talking about. तो anatomy of a typical respiratory system is the respiratory tract. मतलब जो श्वसन मार्ग है वही उसकी एनाटॉमी है. श्वसन मार्ग में जो भी कुछ आता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, दैट एंटायर पार्ट बिकम्स इट्स एनाटॉमी. एंड ये ट्रैक्ट डिवाइडेड है दो भागों में, दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस एंड फ्रॉम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो आप कभी किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या कुछ देखते हैं तो कभी कभी उसमें URTI लिखा रहता है. URTI इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी मतलब हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है उसके ऊपर वाला पोर्शन को अपर रेस्पिरेटरी कहेंगे, और उसके नीचे वाला जो है उसको लोअर रेस्पिरेटरी कहते हैं. तो LRTI इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर URTI इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अभी URTI में इन्फेक्शन कौन से कॉमन है? सबसे कॉमन सर्दी, हमेशा जो बार बार सर्दी होती है, वायरल इन्फेक्शन उसको कहा जाता है यूजुअली, एंड इट इज यूजुअली ड्यू टू वायरस ओनली. सो जिनकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिकारक क्षमता कम है, ऐसे लोगों में URTI का ऑकरेंस बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है. स्पेशली जब ये सीजनल चेंजेस होते हैं, बारिश के बाद गर्मी शुरू होना, थोड़ा गर्मी के बाद वापस ठंडी हो जाएगी जनवरी, दिसंबर जनवरी में. देन जनवरी से अगेन व्हेन वी कम टू मार्च, थोड़ा गर्मी शुरू हो जाता है. समर वेकेशन हमारे यहाँ होती है, सो गर्मी स्टार्ट्स अगेन. जैसे ही भी मई खत्म होने को आता है तो जून स्टार्ट्स एंड पीपल गेट फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोल्ड एंड कफ. तो उनमें कहा जाता है कि इनमें इम्यूनिटी कम है. सो वो जो कोल्ड है या सर्दी है, दैट बिलोंग्स टू URTI, अपर रेस्पिरेटरी. और लोअर रेस्पिरेटरी में क्या होंगी बीमारियां? न्यूमोनिया है या TB है, या ऐसे बीमारियों को LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी कहते हैं. तो अपर ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? नोज, हमारी नासिका, नेजल कैविटीज, नासिका में जो पोकल भाग है, पोला भाग है वो, दैट इज नेजल कैविटी. साइनसेस हम लोग ने देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हमारे पूरे चेहरे में सब जगह पे साइनसेस है इन द स्कल बोन. तो वहां पे हमारे चेहरे की जो हड्डियां है वहां पे बहुत सारी साइनसेस है. एंड फेरिंग्स मतलब गले का भाग,
एंड अ पार्ट ऑफ द लैरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड्स, मतलब हम जहां से बातें करते हैं दैट वोकल फोल्ड्स है, उसके अबव वाला भाग है दैट कम्स अंडर अपर ट्रैक्ट। अभी देखिए फिगर देखेंगे हम लोग बाद में। एंड लोअर पार्ट में क्या आएगा, लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, ट्रकिया, ट्रकिया मतलब श्वास मार्ग जो एक्चुअल शुरू होता है वो ट्रकिया, देन ब्रोंकाई। ट्रकिया है दो भागों में विभक्त होता है एट अवर चेस्ट लेवल, दो भागों में, दोनों बाजू में जाता है, राइट साइड में राइट ब्रोंकस, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकस, और उसके असंख्य अनगिनत शाखाएं हो जाती है। दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई। अल्वियोलाई मतलब जो स्पॉन्जी पार्ट है हमारे लंग्स का, दैट इज कॉल्ड अल्वियोलाई। देखिए अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये डायग्राम है, वी कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो अपर रेस्पिरेटरी देखिए, नेजल कैविटी वहां सबसे ऊपर हमारा नाक नासिका स्थित है, उसके पीछे जो गले का भाग है दैट इज फेरिंग्स, और उसके नीचे लैरिंग्स लिखा है। सो यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आएगा, एंड उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लंग्स। देखिए ये ट्रकिया हमारी जो श्वास नली है वो यहाँ आने के बाद हमारा जो चेस्ट बोन है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, स्टर्नम के यहाँ पे दोनों बाजू में विभक्त हो जाती है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। सो दिस इज यूआरटीआई एंड एलआरटीआई। ट्रकियोब्रोंकियल ट्री, ट्रकियोब्रोंकियल, अभी उसको शाखा या झाड़ या किसी पेड़ की उपमा दी है क्योंकि समझने में आसान हो जाता है। जैसे एक झाड़ रहता है, उसका मेन ब्रांच है, मेन पौधा है, उसके ब्रांचेस अनंत सब दिशाओं में फैली रहती है। सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर इन आवर लंग्स, द ब्रांचिंग एयरवेज ऑफ द लोअर ट्रैक्ट। अभी लोअर ट्रैक्ट हम लोग ने देख लिया, लोअर ट्रैक्ट मतलब गले के नीचे जो है दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रैक्ट, उसकी अनंत शाखाएं होती है। फर्स्ट ब्रोंकाई टू ब्रांच फ्रॉम ट्रकिया राइट एंड लेफ्ट, मैंने जैसे बताया। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे ये ट्रकिया है, मुख्य मार्ग, श्वास मार्ग, दो भागों में विभक्त हो गया, मेन ब्रोंकस राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बाद में उसकी वेरियस ब्रांचेस हो जाती है। एंड फर्स्ट ब्रोंकाई टू ब्रांच फ्रॉम ट्रकिया राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, ब्रांच इनटू सेकेंडरी, ब्रांच इनटू नैरो और टर्शियरी ब्रांच, मतलब वो विभक्त होते जाता है। फर्दर डिविजन्स ऑफ द सेगमेंटल ब्रोंकाई इतना छोटा तक हो जाता है 1 to 6 millimeters इन डायमीटर, known as fourth, fifth, sixth order segmental bronchi। ये सब एनाटॉमिकल पार्ट हो गए, हम लोग ने जान लेना जरूरी है। जैसे पेड़ को हम लोग देखते हैं तो उसकी बड़ी शाखा निकलती है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी करके it branches into very small branches. Similarly, the trachea also branches into extremely small branches on either side. और उसमें लंग सिचुएटेड है, दिस इज द, ये जो ट्रायंगुलर आपको दोनों बाजू में दिख रहा है दैट इज लंग, हमारी फुफ्फुस या फेफड़ा जिसको कहते हैं। सो दैट इज फुफ्फुस। देन अदर फंक्शंस ऑफ द लंग्स क्या है, अभी ये तो फंक्शन तो बाद में देखेंगे ही, जैसे पहले देख लिया कि गैसेस एक्सचेंज इसका सबसे मेन फंक्शन है। तो इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स विद इन द नेजल पैसेजेस और एवरेज कैन इंड्यूस अ कफ रिफ्लेक्स और स्नीजिंग। ये हम लोग जानते हैं कि नासिका मार्ग में अगर कुछ फॉरेन बॉडी या कुछ अनवांटेड पार्टिकल आ गया तो हम लोग ने, निसर्ग ने ऐसी रचना की है कि हमें छींक आती है। छींक आने से क्या होता है, छींक का जो फोर्स रहता है वो फोर्स के कारण दैट पार्टिकल इज थ्रोन आउट। आप देख सकते हैं, अब यू कैन इमेजिन, हम खुद ने भी बहुत बार, हमें छींकते ही है कभी ना कभी, तो वी कैन इमेजिन वो जो रिफ्लेक्स रहता है दैट इज वेरी फोर्सफुल। फोर्सफुल होने का कारण ये है कि दैट पार्टिकल जो फॉरेन बॉडी आ गया है शरीर में, उसे बाहर फेंकने के लिए प्रेशर चाहिए, इसके लिए प्रेशर क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन, एंड हम लोग छींकते हैं तभी वो सब बाहर फेंकते हैं। These responses cause air to be expelled forcefully from the trachea or nose respectively। मतलब ये फोर्सफुल एक्सलेशन, फोर्सफुल उसको बाहर फेंकने के लिए ये रिफ्लेक्स है। Thus irritant caught in the mucus which lines the respiratory tract are expelled or moved to the mouth where they can be swallowed। और either पार्ट हो जाता है कि शायद वो फिर गले में आता है, हमारे मुंह में आता है दैट पार्टिकल, या जो इरिटेंट है वो इरिटेंट मुंह में आने के बाद आइदर वी स्पीट इट आउट, थूक देते हैं उसको, या फिर कुछ लोग उसको निगल भी जा सकते हैं, सम पार्ट में बी स्वैलोड, वी डोंट नो। और अगर स्वैलो हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज
our digestive system जो हम लोग ने परसों देखी थी, वहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल those things that will take care of that unwanted part. अभी और लोकल डिफरेंसेस क्या है देखिए, ड्यूरिंग कफिंग contraction of the smooth muscle in the airways narrows the trachea by pulling the ends of cartilage plates together and by pushing soft tissue into the lumen. अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन इतना ध्यान में रख सकते हैं कि ये सब क्रिएशन ऑफ नेचर है कि जैसे भी हमें, जैसे उस दिन बताया था कि सर्वाइवल आवर मेन पर्पस, हर जीव का, हर जीव जंतु का प्राथमिक उद्देश्य है सर्वाइवल, जो उसे जन्म से ही मिलता है. इट इज नेवर टॉट टू एनीवन. छोटा से छोटा कीड़ा भी रहेगा, वो भी हम लोग देखते हैं, पानी अगर नजदीक है तो इट ट्राइज टू कैरी इटसेल्फ थ्रू, इट डजंट वांट टू डू एनी, डजंट वांट टू टेक एनी ट्रबल. तो सर्वाइवल सबका बेसिक इंस्टिंक्ट है. तो वही हिसाब से ये संस्था काम करती है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन ठीक से चलता रहे. तो फिर इरिटेंट कुछ आ गया, फॉरेन बॉडी कुछ आ गया, तो वी हैव टू थ्रो इट आउट. और ये प्राथमिक काम लंग्स का है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, बिकॉज दिस पार्ट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो वो हिसाब से बाहर के जो पोल्यूटेंट्स, इरिटेंट जो भी है, जो हमारे नाक में से हमारे शरीर में जाने वाले हैं, उसको फेंक देने का काम ये करता है. दिस इंक्रीजेस द एक्सपायर्ड एयर फ्लो रेट टू डिसलॉज एंड रिमूव एनी इरिटेंट पार्टिकल और म्यूकस. सो फोर्सफुली हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशंस टू होल बॉडी फंक्शंस क्या है? अभी सांस तो लेते ही है, ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में और क्या क्या हो जाएगा इससे कि द लंग वेसल्स कंटेन अ फाइब्रोनोलिटिक सिस्टम. लिटिक मतलब नाश करना, और फाइब्रिन मतलब गांठ सोच सकते हैं. तो खून में समझ लो कुछ गांठें तैयार होती है, जिससे हम लोग थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म ऐसा कुछ कह सकते हैं. वो अभी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन वहां पे जो लंग्स में जो सिस्टम है, उसकी वजह से हमारा खून पतला रहने का काम हो जाता है. ब्लड स्टेज लिक्विड, क्योंकि अगर खून में गांठें तैयार हो गई तो हार्ट अटैक या फिर कहीं से भी वो जो क्या बोलते थ्रोम्बस है, वो डिसलॉज होके इट कैन गो इनटू ब्रेन, इट कैन गो इनटू किडनी. तो वहां पे भी उनका डिसफंक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है. लेकिन लंग वेसल्स कंटेन फाइब्रोनोलिटिक सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा खून पतला रहेगा. dissolves clots that may have arrived in the pulmonary circulation. मैंने बताया कि often from the deep veins in the legs, ये वेरिकोज वेन्स वगैरह हम लोग ने देखा था, वहां से कभी कभी क्या वे ब्लड का क्लॉट वहां से निकल के हमारे, कि वैसे भी इस पूरे शरीर में घूमने वाला है, तो बाय चांस अनफॉर्चुनेटली वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर आ गया तो वेरी बिग ट्रबल. वो हिसाब से ये संस्था काम करती है कि वो क्लॉट को डिसॉल्व करती है थोड़ा बहुत. रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट एंटर द सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड and remove other substances from the systemic venous blood that reach them in via pulmonary artery. कहने का मतलब है कि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करती रहती है, और हमारे खून को पतला रखने में इसका एक योगदान है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करके कुछ एलिमेंट्स है हमारे शरीर में, removed from the circulation while others are synthesized in the lungs and released into the blood when the lung tissue is stressed. A group of lipids made at sites of tissue damage or infection. मतलब हमारे शरीर में जब भी किधर भी टिश्यू में डैमेज होता है, इंजुरी होती है और कुछ होता है, इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन करके ग्रुप लिपिड्स है, ये रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, एंड दे आर इन्वॉल्व विद डीलिंग विद इंजुरी एंड इलनेस. तो इन शॉर्ट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन, ब्लड फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, इसमें सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल शुरू रहता है हमारे शरीर में. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग स्कूल से सीखते आ रहे हैं, अभी जो मैंने बताया शायद हम सीखते नहीं है, बिकॉज इट इज स्लाइटली डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लंग्स. लेकिन ये जनरल फंक्शन है उसका कि डिफ्यूज गैसियस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. हम लोग कहते हैं लंबी सांस लो, बाहर से प्राणवायु या चैतन्य शक्ति हमारे शरीर में ले लो, और हमारे शरीर से तनाव बाहर छोड़ दो. सो वी कैन कॉल कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉर्ट ऑफ तनाव, जो हम लोग बाहर छोड़ देते हैं. कि जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हम लोग विद एवरी एक्सहेलेशन वी आर रिलीजिंग ऑल आवर स्ट्रेस, एंड विद एवरी इनहेलेशन वी आर पुलिंग इन द चैतन्य शक्ति या प्राणवायु.
So diffuse gaseous waste such as carbon dioxide excrete carbon dioxide and water vapor by diffusion and exhalation. तो हम लोग ने देखा था excretory system में इसका रोल था कि during exhalation carbon dioxide is released. Now in simple terms you can see the anatomy. Nasal cavity है, यहाँ से ये oral cavity है, ये दोनों एक जगह पे थोड़े मिल जाते हैं, इसके लिए common मार्ग है उनका. बाद में esophagus पीछे की तरफ जाती है and trachea remains on the front side in the throat. So ये trachea हो गया, ये blue color का bifurcated, दो भागों में विभक्त, दोनों बाजू में दो lungs है, ये दो lungs में situated heart भी है, वो हम लोग ने देखा था cardiovascular system. See नेजल कैविटी, अभी देखिए इसमें नेजल कैविटी के अराउंड देखिए पैरानेजल साइनसेस दिखाए हैं. साइनसेस आर सम एम्प्टी स्पेसेस जो वहां पे रहती हैं. नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स गले में, ओरल कैविटी अगेन सेम थिंग, ट्रकिया. अभी इसका लेफ्ट साइड में देखिए जो ट्रकिया है ये राइट ब्रोंकस हो गया, जो मेन ब्रांच है उसको राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. ब्रोंकस में आने के बाद शाखा जैसे उसकी अनंत शाखाएं हो जाती है एंड इट इज डिवाइडेड एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कैटर्ड थ्रू आउट द लंग्स. दिस इज सिर्फ ट्रकिया दिखाया है इसमें. देखिए कैसे दो भागों में दोनों बाजू में जाता है, लाइक अ ट्री इट इज डिवाइडेड. एंड ये लंग्स, लंग देखो ये अल्वियोला है, ग्रेप्स अंगूर के जैसे दिखता है अंदर की रचना थोड़ी सी. सो सिमिलर टू ग्रेप्स इट इज सीन. एंड ये बहुत ही मतलब बहुत ही पतले हो जाते हैं एज दे डिवाइड फर्दर. ये जो ट्रकिया बाद में जो ब्रोंकस है वो जो डिवाइड होते जाते हैं. सिमिलरली ब्लड वेसल्स भी यहाँ बड़ी ब्लड वेसल्स आती है एंड दे डिवाइड इनटू वेरी 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 स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्ट. और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है एंड गैसेस एक्सचेंज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस. मतलब वो अभी हमारा फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. डायफ्राम हम लोग ने देखा था, डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन. मतलब हमारे शरीर में हमारे छाती और हमारा पेट, इन दो भागों को विभक्त करने वाला जो मसल है उसे डायफ्राम कहा जाता है. लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसका योग शास्त्र में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. अब हमारे वाईसीबी में बाद में थेरेपी आप सीखेंगे तो भी है एंड आई विल एडवाइस यू गो फॉर थेरेपी आल्सो बाद में, क्योंकि इट्स क्वाइट नाइस सिलेबस, बहुत अच्छा है, उसमें आप ये सब सीखने वाले हैं. तो डायफ्राम का पर्पस क्या है? विद एवरी इनहेलेशन एक्सहेलेशन इट इज मूविंग कंटिन्यूअस. मतलब इन शॉर्ट हमारे जन्म से लेके हमारे अंत तक ये मसल हमेशा मूवमेंट करता ही है. इसकी मूवमेंट थम गई तो समझ लो श्वसन थम गया. श्वसन थम गया मतलब इट्स हरियोग, मतलब एंड ऑफ द प्ले, ऐसा बोल सकते हैं. इसके लिए डायफ्राम का मूवमेंट गोइंग ऑन थ्रू आउट लाइफ, इसके लिए इसका रोल हमारे जीवन में बहुत अहम है. डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन प्लेज अ मेजर रोल इन ब्रीदिंग. और हम लोग जो कपालभाति करते हैं उसमें भी हम लोग एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रोक, और एक पैसिव इनहेलेशन मतलब सांस लेने की क्रिया है वो पैसिवली हो जाएगी, वो हमारे जानबूझे मैंने हमारे जाने बिना हो जाती है. वैसे भी हम लोग श्वास लेते ही है, दैट वी नेवर नो हम लोग सांस ले रहे हैं. हम लोग वी आर अलाइव, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट वी आर इनहेलिंग प्रॉपर्ली. हम लोग सोते हैं तभी भी हम लोग सांस लेते ही रहते हैं. सो इनहेलेशन ऑकर्स नेचुरली, लेकिन इस और एक्सहेलेशन भी वैसे नेचुरली होता है, लेकिन इन कपालभाति वी आर डूइंग इट विद अवेयरनेस एवरीथिंग. जो अवेयरनेस है ये वर्ड हमेशा योग में एव्हरी जगह ऍप्लिकेबल है. भोवतालच्या परिस्थितीची जाणीव, मतलब नॉट ओनली भोवतालची परिस्थिती पण आपल्या शरीराची आणि आपल्या शरीरातल्या सगळ्या प्रक्रियांची जाणीव, सगळ्यांची होत नाही पण जेवढी होईल तेवढ्या प्रक्रियांची जाणीव. सो that is awareness. So diaphragm plays a major role. Inhalation is traced primarily due to contraction of the diaphragm muscle that separates thoracic cavity from the abdominal cavity that we have seen. And when it contracts, the sheet flattens, increasing the volume of the thoracic cavity. मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा सांस अंदर ले सकते हैं. The contracting diaphragm pushes the abdominal organs downwards. Deep breathing में होता है ये. डायफ्राम नीचे चला जाएगा, thoracic cavity का कैपेसिटी बढ़ेगा. एंड सी वेयर इट इज पोजीशन
फ्रॉम साइड, ऊपर का क्रेनियल कैविटी जहाँ पे ब्रेन सिचुएटेड है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड गया। अभी थोरैसिक कैविटी, ये जो ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है, एंड नीचे का जो थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। एंड सबसे बॉटम में ओवल शेप, दैट इज पेल्विक कैविटी। सो ये जो कैविटी है ट्रायंगुलर दिख रही है, दैट इज थोरैसिक कैविटी, और ये रेक्टेंगुलर जो दिख रही है लगभग, दैट इज एब्डोमिनल। सो उनको सेपरेट करने वाला जो मसल है, that is diaphragm muscle। सी डायफ्राम, देखिए ऊपर दोनों बाजू में दो लंग सिचुएटेड है, राइट एंड लेफ्ट, बीच में हार्ट है, एंड ये थोरैसिक कैविटी हो गई ऊपर की, और उनको सेपरेट करने वाला है डोम शेप जैसा है ये डायफ्राम। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, entirely passive bulging of the abdomen during normal breathing is sometimes referred to as abdominal breathing। हम लोग जब भी सांस लेते हैं तभी हमारा एब्डोमिनल रीजन फूलता है, फूलना चाहिए रादर, तो दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दैट इज कंसिडर्ड वेरी रिलैक्सिंग। बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस हो जाता है ड्यूरिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इट इज इन फैक्ट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग व्हिच इज नॉट विजिबल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, वी कैन फील इट आवरसेल्फ। जैसे योगा विद्या में आपको एग्जाम में भी शायद पूछा जा सकता है कि योगिक ब्रीदिंग बताओ। सो योगिक ब्रीदिंग वी नो थोरैसिक, देन एब्डोमिनल, ये सब ब्रीदिंग है तीनों प्रकार के, स्कंध, वक्ष और उदर श्वसन। तो इसमें उदर श्वसन जो है दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसमें डायफ्राम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी प्राइमरी इम्पोर्टेंस। देखिए अगेन डायफ्राम दिखाया है, जस्ट टू आपको थोड़ा और अंदाजा आ जाएगा कि कैसे सिचुएटेड है। रिब्स है, चेस्ट, लंग, हार्ट एंड डायफ्राम। Resting exhalation lasts about twice as long as inhalation, as diaphragm relaxes passively more gently than it contracts actively during inhalation। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो सांस लेने में जितना टाइम लगता है उससे यूजुअली दुगुना टाइम हमें सांस छोड़ने में लगता है। रेस्टिंग एक्सहेलेशन लास्ट अबाउट ट्वाइस एज लॉन्ग एज इनहेलेशन। इसके लिए हम लोग प्राणायाम का प्रमाण भी जो बताया है 1:4:2 बताया है कभी बहुत से ग्रंथों में। सो 1 इज पूरक, 4 इज कुंभक एंड 2 इज रेचक। तो 1:2 हो गया। इनहेलेशन को कम टाइम लगता है, एक्सहेलेशन को ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए कभी कभी ऐसा मजाक में बोला जाता है कि आप पैसा कमाते हैं एक दिन में, लेकिन वो स्पेंड करने में आप 2 दिन लगा सकते हैं। यू कैन स्पेंड इट लॉन्गर। वैसे हम लोग ने इनहेलेशन कर लिया तो उसको बाहर फेंकने के लिए वी टेक ट्वाइस एज लॉन्ग। So Rechak is twice as long as Purak। So breathing in and out देखिए कैसे होता है। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग हो जाने से क्या, डायफ्राम नीचे आ गया, ये कैपेसिटी बढ़ गई, थोरैसिक कैपेसिटी। ब्रीदिंग आउट, व्हेन वी एक्सहेल डायफ्राम गोज अप, ये कैपेसिटी बढ़ गई, सॉरी थोरैसिक कैविटी कम हो गई। इसके लिए वहां पे जो गैसेस है दे आर वी आर एक्सहेलिंग फोर्सफुली या पैसिवली या फिर एक्टिवली। So this is the movement of diaphragm with every inhalation and exhalation। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, यो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में टाइडल वॉल्यूम वगैरह कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीदिंग साइकिल इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, ये आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। In a resting adult human, it is about 500 ml per breath। मतलब हम लोग एक ही टाइम में सिंगल ब्रीदिंग साइकिल में सांस लेते हैं जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा में, उसे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीदिंग साइकिल एट द नोज और माउथ, मतलब आइदर नोज और माउथ ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीदिंग साइकिल इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। वो लगभग आधा लीटर होता है विद एवरी ब्रेथ। आजकल तो वी नो कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन का महत्व लोगों को समझ में आया है। ऐसा बोलते हैं कि पहले पानी और हवा फ्री में मिलती थी, अभी पानी भी खरीदना पड़ रहा है, वैसे ऑक्सीजन भी बाय चांस अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए अगर कोरोना एक्सेस हो गया या फिर बढ़ गया तो फिर उनके लिए भी ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। सो दैट इज अबाउट 500 ml पर ब्रेथ वी आर इनहेलिंग। इसके लिए गवर्नमेंट इज ऑलवेज टेलिंग प्रिकॉशंस ले लो, बिकॉज ऑक्सीजन
का जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो इतना नहीं है जितना हो, मतलब जितनी पॉपुलेशन है वो हिसाब से। इसके लिए प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट कोरोना एंड ऑल सच केसेस में। वीसी वाइटल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ्ड आउट आफ्टर द डीपेस्ट इनहेलेशन। ये वाइटल कैपेसिटी हो गई, मतलब बहुत दीर्घ श्वसन किया आपने तो वो समय में आप जितना बाहर फेंक देंगे हवा, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ये सब कभी करते हैं काउंट, कोरोना पीरियड में तो करेंगे ही, लेकिन अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस या फिर फिटनेस देखने के लिए भी ये सब किया जाता है। ऑल दिस टर्म्स आर यूज्ड एंड अप्लाइड। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सहेलेशन। मतलब आप पूरी सांस छोड़ दो, हमें लगता है हमने पूरी सांस छोड़ दी, ऐसा होता नहीं है। नेचर हैज सम डिफरेंट कंसेप्ट। पूरी सांस छोड़ने के बावजूद भी थोड़ी हवा अंदर रहती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। सो इसके लिए हम बोलते हैं कि हम लोग बहुत कम पार्ट यूज करते हैं हमारे लंग्स का। वो लंग्स जो है वो अगर उसको स्प्रेड करेंगे, उसको पतला पतला करके फैलाएंगे जमीन पे, तो एक टेनिस कोर्ट कवर हो जाता है। यू नो दैट लॉन टेनिस खेलते हैं पब्लिक, तो टेनिस कोर्ट का जितना एरिया है उतना एरिया हमारे चेस्ट में फिट है। इतना पैकेजिंग है, बहुत बढ़िया नेचर का। टीएलसी एंड टीवी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। अभी टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम इन द लंग्स एट मैक्सिमल इन्फ्लेशन, दैट इज सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब पूरा का पूरा उनका एरिया हो गया कि वाइटल कैपेसिटी जितनी भी है, जितने एक साथ में हम लोग सांस लेते हैं, दैट इज वाइटल। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, जो भी पूरी सांस छोड़ने के बाद भी जो बचता है अंदर, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो जो हो जाता है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम देखा था, वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। शांति से जब भी हम लोग सांस लेते हैं तभी जो सांस बाहर छोड़ते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द लंग्स इज दिस टाइडल वॉल्यूम। फंक्शंस ऑफ, अभी मैंने बताया था कि लंग्स आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आल्सो, क्योंकि वहां से ही गैस एक्सचेंज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में हर सेकंड, हर एवरी माइक्रो सेकंड जो फॉर्म होता रहता है, दैट इज मीant टू बी रिमूव्ड। वो शरीर में पड़ा रहेगा तो इट इज गोइंग टू हार्म द सिस्टम्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द सिस्टम। सो इसके लिए उसको बाहर निकालना ही है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? लिक्विड बाहर निकालेंगे, सॉलिड बाहर निकालेंगे एंड गैस वेस्ट। तो लिक्विड कौन बाहर निकालेगा प्रोमिनेंटली? किडनीज। सॉलिड कौन बाहर निकालेगा प्रोमिनेंटली? लार्ज इंटेस्टाइन। एंड गैसेस प्रोमिनेंटली फ्रॉम द लंग्स। सो गैस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी helps lungs get rid of carbon dioxide and water vapors. एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, हम लोग जो बाहर सांस छोड़ते रहते हैं उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, वाटर वेपर्स क्वाइट इन बहुत अच्छी मात्रा में ये वाटर वेपर्स हम लोग बाहर फेंकते हैं। ठंडी ठंडी एरिया में अगर हम लोग जाते हैं तो आपने देखा रहेगा बोलते समय मुंह से वाफ निकलती है। वो वाफ यहाँ भी निकल रही है, लेकिन वी कैनॉट सी बिकॉज इट इज इवेपोरेटेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर अराउंड। लेकिन वहां पे जब -2 डिग्री -20 डिग्री में जाते हैं, then you can see that vapors coming out of the mouth with every exhalation या every talking। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं तो इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसलिए हर एक्सहेलेशन के समय वो बाहर निकलती है और हर बात करते समय बाहर निकलती है, दैट इज बाष्प या वाटर वेपर्स। एंड फंक्शन क्या हो गया अल्टीमेटली? सी ऑल दीज फंक्शंस हैव टू, मतलब उनका एक ही पर्पस है, मेजर पर्पस इन आवर बॉडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। मैंने होम्योस्टेसिस के बारे में बताया था। होम्योस्टेसिस इज संतुलन, समत्वम योग उच्यते, जो हम लोग ने देखा था। ये समत्व मेंटेन करना इज फंक्शन ऑफ every system। Excretory system is also no exception and respiratory system is also no exception। तो शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मात्रा प्रॉपर रखना, ये सब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। होम्योस्टेसिस, टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्टेबल स्टेट। जैसे मैंने बताया कि हर जीव की बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है कि जिंदा रहना है।
देयर इज नो जीव विच वांट्स टू डाई. ऑफ कोर्स कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वहां पे ऐसा हो सकता है, बट बेसिक टेंडेंसी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज टू सर्वाइव. एंड वो सर्वाइवल कैसे होगा? बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस इज द की. होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. इसमें क्या क्या आता है होम्योस्टेसिस में? ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब इसमें आ जाएगा होम्योस्टेसिस में. तो वो हिसाब से द बॉडी वर्क्स कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द फॉर द ऑर्गेनिज्म. मतलब हमारे फंक्शंस के लिए जो भी बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो मेंटेन करना, दैट इज होम्योस्टेसिस. डिपेंडेंट ऑन मेनी वेरिएबल्स. अभी इसमें ये फैक्टर्स में बॉडी टेम्परेचर भी आता है. हम लोग ने देखा था उस दिन कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर भी है. तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का वो काम है उनका. तो सिमिलरली फ्लूइड बैलेंस ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है. सिंपल मतलब जैसे कि नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन. एवरी सिस्टम वर्क्स विद सपोर्ट ऑफ ईच अदर. अदर वेरिएबल्स आर पीएच of the extracellular fluid, then electrolytes. अब electrolytes में क्या क्या आएगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस मेजर है, then ब्लड शुगर लेवल है. और होम्योस्टेसिस करेगी क्या? इट विल प्रिवेंट डैमेज टू द बॉडी. क्योंकि सर्वाइवल ठीक से हो जाएगा तो वी कैन प्रिवेंट डैमेज. लंग्स का फंक्शन क्या रहता है? डिफ्यूज गैसियस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ये तो हम देख चुके हैं. एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर, बाष्प, इसको भी बाहर फेंकने का काम ये संस्था करती है. सो अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम जस्ट रिवीजन. नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स. ट्रकिया दो भागों में विभक्त, ब्रोंकाई एंड again I have tried to show the same thing. Now we come to the important part, respiratory system and योग. अभी योगा का इसमें रोल क्या रहेगा? योग शास्त्र का या योग साधना का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल रहेगा? तो हम लोग ने देखा है कि योग शास्त्र में प्राण को बहुत ही महत्व दिया है. प्राण इज कंसिडर्ड सुप्रीम. मतलब आप बाकी सब लिटरेचर पढ़ेंगे योग रिलेटेड तो प्राण इज गॉड, प्राण इज एनर्जी, प्राण इज ईश्वर. मतलब प्राण, देयर इज नथिंग विच विल एस्केप प्राण. प्राण के अधीन ही सब कुछ है. प्राणस्येदम वशे सर्वम, हम लोग जो श्लोक बोलते हैं, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, मतलब तीनों लोग प्राण के ऊपर अवलंबित है. इसका मतलब हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो सांस लेने, अंदर लेने का काम करते हैं, वो अंदर लेने का काम प्राणवायु करता है. हम लोग कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं कि हम लोग प्राणवायु अंदर ले रहे हैं. प्राणवायु दैट इज जस्ट फिजिकल, लेकिन ये जो शक्ति है अंदर हमारे, दैट इज प्राण, जिसके ऊपर ये बाहर का प्राणवायु अंदर आता है. सो दैट प्राण इज देयर, एज लॉन्ग एज देयर इन आवर बॉडी वी आर अलाइव. सो इसमें कौन कौन सी क्रिया है? क्रिया में से दो क्रिया है यहाँ पे मेंशन की है, नेति और कपालभाति. सो नेति वी नो, जलनेति, एंड कपालभाति वी हैव लर्न एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन. सो नेति का हम लोग ने देखा था, अभी आगे भी स्लाइड है उसकी. कंपोनेंट्स ऑफ ब्रीदिंग, पूरक, breathe in, that is inhalation, रेचक, that is exhalation, कुंभक, hold the air inside the body. अभी ये हम लोग ने देखा था. पूरक और कुंभक, रेचक आपको तो मालूम भी रहेगा. और बाह्य कुंभक क्या है? एक्सहेलेशन के बाद सांस होल्ड करना, दैट इज बाह्य कुंभक. और प्राण, ऑक्सीजन इन जनरल इज कॉल्ड प्राण. अभी मैंने बताया कि ये फॉर कन्वीनियंस वी कॉल्ड ऑक्सीजन एज प्राण, लेकिन प्राण शक्ति हमारे अंदर है, जिसके ऊपर हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसके बल पर. However, based on purpose and area in the body, they are called 5 different names. महाप्राण, ये पंच प्राण हम लोग ने सीखे हैं. प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण है. प्राण के 5 प्रकार है. इसके ऊपर आपको एग्जाम में भी, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि टॉक ऑन पंच प्राण. सो यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन कि प्राण का लोकेशन कहाँ पे है और उसका फंक्शन. सो प्राण फ्रॉम थ्रोट टू हार्ट. तो इसका फंक्शन क्या है? टू इनहेल. हम लोग जो सांस लेते हैं, आयुर्वेद और योग के हिसाब से मेजर पार्ट प्राण इज टू इनहेल, अपान इज टू एक्सहेल. अपान का फंक्शन, इसके लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसके नजदीक जो वायु है उसे अपान कहेंगे.
इट इज सिचुएटेड बिलो द नाभि या बिलो द अम्बिलिकस। हमारे नाभि के नीचे का जो स्थान है दैट इज द प्लेस ऑफ अपान वायु। इसके लिए वहां पे जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं, यूरिनरी ट्रैक मतलब हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, गैस पास करते हैं, इवन डिलीवरी, लेडीज में डिलीवरी का जो मार्ग है दैट इज द कार्य क्षेत्र ऑफ अपान वायु। देन व्यान, एनर्जी इन द एंटायर बॉडी एंड इट्स सेल्स। सो व्यान इज वर्किंग थ्रू आउट द बॉडी। उदान, अपवर्ड्स जो हम लोग एक्सहेल करते हैं दैट इज अ फंक्शन ऑफ उदान वायु। सो प्राण टू इनहेल, उदान टू एक्सहेल, अपान टू एक्सक्रीट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब अनवांटेड थिंग, व्यान थ्रू आउट द बॉडी एंड समान कंसर्न विद डाइजेशन, विद फूड डाइजेशन। बेसिकली हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचन करना या उसको हजम करना, दैट इज दैट कम्स इन द एरिया ऑफ समान वायु। समान वायु का वो कार्य क्षेत्र है। ये देखा हम लोग ने पंच प्राण, टाइप्स ऑफ दोषस क्या क्या है, सोर्स ऑफ लाइफ, अलाउज फूड वाटर इन द बॉडी, इनहेलेशन, सांस लेने की क्रिया प्राण वायु के आधार पर होती है या ऑन द proper maintenance of pran we can breathe properly. Udan, source of strength of body and mind, speech, memory and intellect. In short आप ध्यान में रख सकते हैं प्राण इज फॉर इनहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेने की क्रिया प्राण से होती है, और एक्सहेलेशन सांस बाहर छोड़ने की क्रिया उदान से होती है। व्यान कैरीज रस एंड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, सो इट इज वर्किंग ऑल थ्रू द बॉडी। व्यानो हृदयस्थितः, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। व्यानो हृदय स्थितः मतलब व्यान हृदय में स्थित है, एंड इट मूव्स ऑल अलोंग द बॉडी, मतलब हृदय में है तो हृदय में जैसे भी ब्लड फैल जाता है उसके साथ व्यान वायु फैल जाता है, एंड इट वर्क्स इन द एंटायर बॉडी। समान नेवल रीजन हेल्प्स इन डाइजेशन, समान वायु। एंड अपॉन लोअर एब्डोमेन, मैंने बताया बिलो द अम्बिलिकस, सो एक्सपल्शन ऑफ यूरिन, गैसेस, स्टूल, fetus, menses and semen. So ladies में डिलीवरी एंड menstruation ये अपान वायु का कार्य क्षेत्र, और पुरुषों में सीमन बाहर निकलना ये भी अपान वायु का ही कार्य क्षेत्र है। देखिए पंच प्राण, प्राण इन द चेस्ट, उदाना इन द हेड रीजन, समान along the abdomen or along the digestive tract we can say, अपान and lower abdomen, and van in the entire extremities, that is in the entire body. So this is the, now we come to Shuddhi Kriya part, नेति। See what happens, ये नेति है, देखिए साइनस दिख रहा है आपको, ये बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है हमारे चेहरे पे। So that these are all focal या empty spaces है in our face region। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड ऑफ दैट पर्सन, वहां पे येलो कलर कुछ दिख रहा है आपको, ये येलो और नीचे भी येलो दिख रहा है, दैट इज म्यूकस। तो ये इसकी वजह से अभी साइनस ब्लॉक हो गया है इनका। सो व्हाट दैट पर्सन विल बी डूइंग, जलनीति, जलनीति करेंगे तो पानी यहाँ से जाएगा, इट विल सर्कुलेट, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्ट कंटेंट इट विल पुल द म्यूकस विथ इट। सो सॉल्ट और गर्मी की वजह से वो म्यूकस उससे पिघलेगा, थोड़ा मिक्स हो जाएगा हमारे जलनीति के पानी के साथ, एंड इट विल बी रिमूव। इसके लिए बहुत बार जिनको नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है वैसे भी उनमें ज्यादा फर्क नहीं शायद महसूस करेंगे वो लोग, लेकिन जिनमें नेजल ब्लॉकेजेस है तो वो लोग अगर जलनीति करते हैं तो उनको जो फीलिंग आता है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स सिंपली, मतलब उनको एकदम स्वर्ग की जैसी अनुभूति हो जाती है। वो स्वर्ग किसने देखा नहीं अभी, लेकिन हम लोग कोलोक्वियल ऐसे ही बोलते हैं कि स्वर्ग सुख बोलते हैं। तो similar pleasure they get when this mucus is removed, because their breathing is improved like anything। इसकी वजह से उनको सांस लेने में और छोड़ने में इतनी आसानी हो जाती है कि उनको बहुत बढ़िया लगता है। एंड आफ्टर दैट सच पीपल बिकम वेरी यूज्ड टू नेति, मतलब उनको नेति करना ही पड़ता है बाद में। एक बार क्या होता है, हमें कुछ किसी चीज का महत्व हमारे लिए समझ में आता है तो वी डू दैट थिंग, किसी ने बताया बिना भी करते हैं। सिमिलर थिंग हैपेंस विद जलनीति पार्ट, कि लोग जलनीति खुद करते रहते हैं जिनको फायदा हो रहा है, और जिनको फायदा नहीं हो रहा है वो लोग इसके लिए करेंगे कि उनको मालूम है कि आई विल बी एबल टू मेंटेन माय साइनसेस क्लियर ऑफ दिस म्यूकस, सो वो लोग भी करेंगे।
मतलब वो अगर ठीक से सोच के समझ के अगर समीक्षाकारी जो आयुर्वेद में बताया है वैसे एनालिटिकल होते हैं तो दे विल से कि नहीं नहीं मुझे प्रिवेंशन के लिए जरूरी है, और जिनको तकलीफ है वो लोग सोचेंगे कि एज ए ट्रीटमेंट मेरे लिए जरूरी है। सो जलनेति लोग करेंगे, दैट इज अ बेनिफिट। कपालभाति, यू नो एक्टिव एक्सलेशन, एक्सलेशन देखिए एरो बाहर की तरफ दिखाया है तो एब्डोमेन अंदर गया है, दैट इज एक्सलेशन। एंड ये इनहेलेशन पैसिवली हो जाएगा तो एब्डोमेन बाहर आ गया। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर पेट विल कम आउट, एंड ड्यूरिंग एक्सलेशन दैट इज फोर्सफुल, सो आवर एब्डोमेन विल गो इन। सो दैट इज कपालभाति। कपालभाति से भी ये जो साइनसेस है वहां पे जो भी है वहां पे साइनसेस में जो भी म्यूकस जमा है दैट विल बी फोर्स्ड आउट बिकॉज ऑफ कपालभाति। सो वी शुड बी नोइंग दिस कि कपालभाति का पर्पस क्या है, कपालभाति कैसे काम करती है। और जैसे मैंने वो रेसिडुअल वॉल्यूम बताया कि लंग्स में जो हवा है जो हम लोग आफ्टर डीप एक्सलेशन भी नहीं निकलती है, तो दैट एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ कपाल, फोर्स्ड आउट ड्यूरिंग कपालभाति, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे थोड़ा नया ऑक्सीजन वायु आने का मतलब चांसेस बढ़ जाता है, जिससे सर्कुलेशन मतलब वहां पे एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर एयर सर्कुलेशन चेस्ट में बढ़ेगा तो नया एनर्जेटिक हमें फील होता है। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ रिजुवनेशन। इसके लिए कपालभाति रोज करना चाहिए, शुड बी प्रैक्टिसिंग कपालभाति। जलनेति रोज करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज रोज करने से क्या होता है अंदर का जो म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो थोड़ा रफनेस उसमें आ सकता है। तो क्योंकि गर्म पानी है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट और इन सब की वजह से ड्राइनेस बढ़ सकता है अंदर। इसके जलनेति आप अपनी प्रकृति के अनुसार हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति इतना हम ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी, डेली परफॉर्म कर सकते हैं कपालभाति। सो ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन एंटायर योर ओन प्रकृति एंड एवरीथिंग। हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज में नहीं करते कपालभाति, या फिर एकदम मृदु कपालभाति करेंगे, देन प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, सीवियर एब्डोमिनल पेन में नहीं करेंगे, दीज आर ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशन। बट अदर्स कैन डू कपालभाति रेगुलरली। 15-20 स्ट्रोक्स करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। यू कैन एक्सीड दैट ऑल्सो, गो अप टू 50-60 डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति। सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ लंग्स। सी यहाँ पे दोनों बाजू में वेन्स दिखाए हैं एंड ब्लड। अभी यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी है, देखिए हम लोग ने लिम्फेटिक सिस्टम देखा था, तो चेस्ट में लिम्फ नोड्स सिचुएटेड है इन क्वाइट अ बिग नंबर। तो लंग्स में भी लिम्फ नोड्स सिचुएटेड है, और वो लिम्फ नोड्स अगर कुछ इनमें इन्फेक्शन है तो एक्सरे में दिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाई एक्सरे इज एडवाइज्ड मेनी टाइम्स ऑफ चेस्ट। सो ये लिम्फ नोड्स अभी आगे नहीं थोड़ा थेरेपी वाला हो जाता है, बट आपको मालूम होना कोई बुरी बात नहीं है। इफ यू नो समथिंग मोर, नो प्रॉब्लम। सो ये लिम्फ नोड सिचुएटेड है चेस्ट में। नो प्राणायाम हम लोग ने देखा है, प्राणायाम इज वन ऑफ द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। तो चौथा ये अंग है प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम, एक्सटेंशन ऑफ प्राण, दैट इज प्राणायाम। सो इट इज माइंड कंट्रोल वाया ब्रेथ कंट्रोल। एक वाक्य में अगर आपको प्राणायाम डिफाइन करना है तो इट इज माइंड कंट्रोल वाया ब्रेथ कंट्रोल। तो ब्रेथ कंट्रोल कैसे करेंगे, वेरियस टेक्निक्स, उसमें अष्टकुंभक बताया है। तो प्रकृति और ऋतु के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। जैसे वो शीतली शीतकारी है, सब बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगी। ऑफकोर्स ठंडी के दिनों में करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, बट इट इज बेटर नॉट टू परफॉर्म इन विंटर सीजन, क्योंकि उससे थोड़ी शीतता या शैत्य जनरेट होता है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में अनुलोम विलोम, दैट इज नाड़ी शोधन एंड Brahmari are most advisable for daily practices, regulate our emotions and stabilize the mind, which is said to be as restless as a drunken monkey bitten by a scorpion. Adhi's Markata, there is one poem in Marathi. Adhi's Markata Tashata Madhya Pyala वगैरह वगैरह, मतलब मंकी को अगर दारू पिलाते हैं तो क्या करेगा वो, और उसको अगर बिच्छू ने काट लिया तो क्या करेगा, वैसे हमारा मन है। मतलब ये भगवत गीता में भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम
अभ्यास और वैराग्य से उसके ऊपर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो उसके लिए कहा है कि ड्रंकन मंकी बिटन बाय स्कॉर्पियन। तो वो हिसाब से देखेंगे तो प्राणायाम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, या नॉट मोस्ट बट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट घटक ऑफ अष्टांग योग, क्योंकि इसमें से हम लोग मन की तरफ जाते हैं। मन की तरफ गए तो वी आर मूविंग फ्रॉम स्थूल टू सूक्ष्म, सूक्ष्म से प्रत्याहार की तरफ जाएंगे, देन वी मूव टुवर्ड्स हायर steps in yoga. So pranayam is considered very, very important. Kumbhaka, we have seen what is Kumbhaka. Retention of the breath in yoga practice of pranayam. So two types of two types accompanied whether after inhalation or after exhalation. So inhalation के बाद करेंगे वो अंतर कुंभक हो गया, exhalation के बाद करेंगे वो बाह्य कुंभक हो गया। That state is ultimate aim क्या है? Unaccompanied, मतलब केवल कुंभक करना है। ये प्राणायाम का अंतिम उद्देश्य हठ योग प्रदीपिका में बताया है। That state is केवल कुंभक, the complete suspension of the breath for as long as the practitioner wishes. ये बहुत ही हायर लेवल ऑफ योगा प्रैक्टिस हो गई, केवल कुंभक तक जाना। केवल कुंभक तक जाना इज एज गुड एज गोइंग टुवर्ड्स समाधि ओनली। सो ये प्राणायाम का उद्देश्य है। इसके लिए सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, because though it is limited to chest, but it covers our entire physical and mental existence. So तो अर्जुन ने कहा था कि मनो दुर्निग्रहम चलम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, मतलब मन मैं बहुत ही कठिन पा रहा हूँ कि उसका निग्रह करना वायु के ऊपर नियंत्रण पाने जैसा कठिन है। तो उसके ऊपर भगवान कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब अभ्यास और वैराग्य से इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। और अष्टांग योग में या हठ योग में उसको प्राणायाम से भी कंट्रोल पाया जा सकता है। कुंभक सी लंग्स एम्प्टी है, पूरक शुरू हो गया, पूरक शुरू होने के बाद सांस को होल्ड किया, रिटेंशन हुआ, दैट इज अंतर कुंभक। यू कैन मेंटेन इट एज लॉन्ग एज यू कैन एज पर योर कैपेसिटी। बाद में यू आर एक्सहेलिंग, एक्सहेल के बाद यू होल्ड योर ब्रेथ, दैट इज रिटेंशन, एम्प्टीनेस अगेन बाह्य कुंभक। सो दिस वे पूरक इज इनहेलेशन, अंतर कुंभक, exhalation, बाह्य कुंभक. So these 4 steps we can explain when it comes to kumbhak. So kumbhak, remember antar and bahya, most 2 parts of 2 divisions of kumbhak. A kumbhak can be done in 2 phases during antar, that is during inhalation and during exhalation. So benefits of pranayam क्या है? See, अभी यहाँ से शुरू करेंगे। 1 o'clock पोजिशन इंक्रीजेस एनर्जी, प्राणायाम में हमें एनर्जी मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। प्रोवाइड्स सेंस ऑफ काम, पीस एंड बैलेंस, हमारे शरीर में बैलेंस आ जाता है, शांति मन में आ जाती है और कामनेस आ जाता है मन में, सुकून कह सकते हैं इसको। इंक्रीजेस ब्लड फ्लो एंड स्लोज द हार्ट रेट। प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे तो जिनमें कभी कभी कुछ लोगों में हार्ट रेट बैठे बैठे ही ज्यादा होता है, ऐसे कंडीशन में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर सच कंडीशंस, ओनली ब्रेथ कंट्रोल अगर करेंगे प्रॉपर तो उनका हार्ट रेट कंट्रोल में आ सकता है। जो 100 तक गया है, जो 90, 95, 100 तक गया है पर मिनट, तो अगर ठीक से ब्रीदिंग करेंगे तो हार्ट रेट कम्स डाउन टू अराउंड 70, 75। सो उसके लिए और कुछ मेडिसिन की जरूरत शायद उन लोगों में नहीं पड़ती है। ऑफ कोर्स कार्डियोलॉजिस्ट या उनके डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड, लेकिन प्राणायाम हेल्प्स अ लॉट इन सच केसेस। इंक्रीजेस पावर ऑफ पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मकता बढ़ती है विद प्राणायाम प्रैक्टिस। रिड्यूसेस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, हम जो डिप्रेशन कभी फील करते हैं ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस, एंजाइटी, एंगर एंड कंफ्यूजन, ये सब हमारे मन में हमेशा सब, एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय दिस, एवरी लिविंग पर्सन। डिप्रेशन कभी ना कभी होता है, एंजाइटी तो होती है, एंगर एंड कंफ्यूजन भी है सब में। तो वो कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिड्यूसेस पेन एंड एनहांसेस बॉडीज इम्यून सिस्टम, मतलब आपको शारीरिक और मानसिक स्तर पे प्राणायाम के लाभ पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग वाइवा। It give 2 important benefits at physical level and 2 important benefits at mental level of pranayam.
ऐसे पूछेंगे तो यू कैन हैव दिस स्लाइड. रिड्यूसेस पेन एंड एनहांसेस बॉडीज इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम भी बढ़ाती है बिकॉज वी हैव सीन कि जो एम्प्टिंग है लिम्फ का वो चेस्ट में हार्ट में होता है. तो अगर प्राणायाम ठीक से करेंगे तो एम्प्टीनेस मतलब नॉट एम्प्टीनेस सॉरी वो एम्प्टिंग बढ़ जाएगा. लिम्फ का एम्प्टिंग बढ़ गया तो इम्यून सिस्टम में उसका लाभ होगा. रिड्यूसेस स्ट्रेस, तान तनाव कम करने के लिए, हमारे मन के विचार कम करने के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम. एज वी हैव सीन कि ऐसा बोलते कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ. अभी वो स्थिति में हम लोग खुद को ऑब्जर्व करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, पर लेकिन गुस्सा आता है तो हमारा रेस्पिरेशन इज फास्ट. तो अगर रेस्पिरेशन कम करेंगे तो मन भी कंट्रोल में आता है, क्योंकि ब्रेथ एंड माइंड आर इंटर रिलेटेड. आपका अगर ब्रीदिंग फास्ट है तो आपका मन चंचल है, और अगर मन चंचल है तो ब्रीदिंग फास्ट है. तो अगर ब्रीदिंग कंट्रोल करो तो मन कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल करो तो ब्रीदिंग कंट्रोल में आएगा. दे आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स. सो लेकिन मन का शायद हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसके लिए टू सम एक्सटेंट ब्रीदिंग कंट्रोल वी कैन डू. ब्रीदिंग कंट्रोल करने के बाद हमारा मन शांत हो सकता है. चले वाते चले चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयते. ऐसा हठयोग में कहा है कि चले वाते चलम चित्तम, जैसे वात चलेगा वैसे चित्त चलेगा. निश्चले निश्चलम भवेत्, अगर वायु निश्चल होता है तो मन भी निश्चल होगा. योगी स्थाणुत्वम आपनोति, योगी स्थिरता प्राप्त करेगा. इसके लिए वायु का निरोध करना चाहिए, इसके लिए प्राणायाम करना चाहिए. सो ये तो श्लोक आपको मालूम है सबको. प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्. ये थोड़ा मतलब एग्जैगरेशन कह सकते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनका सारांश ये है कि प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में आ सकती है. मतलब नॉट ओनली माइंड रिलेटेड, कुछ शारीरिक बीमारियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं विद रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम. इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, एंजाइटी डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाएगा, and all such things can be achieved with proper pranayam. अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः. अगर ये ठीक से नहीं करेंगे तो सर्व रोगों का उद्भव पॉसिबल है, मतलब बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. इसके लिए कहते हैं कि प्राणायाम थोड़ा गाइडेंस में सीखना चाहिए, नॉट टीवी देख के या किसी कोई बड़ा आदमी है उन्होंने कुछ सिखाया टीवी पे वो देख के प्राणायाम नहीं करेंगे तो अच्छा है. Do it under proper guidance. Pratyahar, next step of pranayam helps distance ourselves from the sensory objects, attraction वगैरह. One realizes how false the senses are in reality. ये तो higher stage हो गई. Pratyahar is we become virakta from the physical world. बाद में धारणा और ध्यान है. Helps to focus our mind on the right ideals, pursue our goals in निष्काम कर्म, कर्मसु कौशलम. ये लेवल तक हम लोग जा सकते हैं. So role of yoga, स्ट्रेस डाइट प्ले बिग रोल. हम लोग ने आहार का भी महत्व देखा है. योगा नोन टू रिड्यूस स्ट्रेस. वेरियस प्रैक्टिसेस रिलीज एंडोर्फिन्स, दे आर फ्रेंडली हार्मोन्स, नेचुरल पेन किलर्स, जिसकी वजह से योगा प्रैक्टिस करने के बाद हमें अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ दिस एंडोर्फिन्स. सो प्रैक्टिस एंड्योरेंस राइजेस, हमारा सहन शक्ति बढ़ जाता है. योगा प्रैक्टिस से रिजल्ट इन ये सब होता है. निगेटिविटी निकल जाती है, मन का शुद्धिकरण होता है, इमोशनल टेंशन्स कम होती है, एंड निगेटिविटी नकारात्मकता जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं. सो दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन शॉर्ट.